जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों को तुलनात्मक तौर पे पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटी का ये सेशन है और यह तीनों एग्जाम आपके होम गार्ड, कांस्टेबल और एसआई तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को देखिएगा। पूरा हम लोग जो इसमें डिस्कशन करेंगे वो तुलनात्मक तौर पे करेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए पूरा आप इसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या कंप्लीट करा था। तो हम लोगों ने ये इस तरीके से स्टैटिक कंप्लीट किया था। जो कॉमन टॉपिक थे कॉमन हम लोगों ने कराए थे, जो अलग से थे उनको अलग से भी करवा दिया गया। तो प्लेलिस्ट बनी है, इसकी भी जा करके आप देख लीजिएगा। संविधान है, तो संविधान को हम लोगों ने क्या कर रखा है कि संविधान की पीडीएफ आप लोगों को ये कंप्लीट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है पूरे बैच में। अब जितनी क्लासें हैं हम लोग सीरियल से लगभग 12 से 13 क्लासें अपलोड है चैनल पे, तो जाकर के देख लीजिएगा। इसके आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने इससे पिछली जो क्लास अपलोड करी थी यही एक आधार है, इसी से हम लोग पूरी क्लास करने वाले हैं। जैसे हमने आपको संस्थाएं बताई थी, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। संवैधानिक संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा, पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी आयोग, संघ लोक सेवा, राष्ट्र सेवा आयोग, कैग और महान्यायवादी जैसे पद देखने को मिले थे, जिनका संविधान में उल्लेख है। वो संवैधानिक संस्था और ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन उनका पूरा टारगेट होता है कि संविधान का उद्देश्यों को पूरा करना, तो वो गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो पहले हम लोग इनको क्लियर करेंगे। तो आज के जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो दोनों हैं टॉपिक, इनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो होंगे वो हम लोग धीरे धीरे करके ये चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। जल्दी वीडियो पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो ये आप इस तरीके से समझ लो कि इसी चार्ट को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ये सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को कवर करते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लें। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो पहला स्टेज इसमें आता है कि भारत में जो न्यायालय की संरचना थी, न्यायालय का इतिहास क्या था, उसको समझने की ज़रूरत है। पीडीएफ इसकी ऑलरेडी उसमें अपडेटेड है, लगी हुई है एप्लीकेशन में जो बैचेस है, ठीक है। बाकी लोग आप इसका चाहो तो नोट्स बना लो, क्योंकि वहाँ पे सीमित जितना कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए उतना ही लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहले हम लोग इसका इतिहास देखेंगे, क्या इतिहास इसका रहा है। तो जैसे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। फिर 1800 में मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई, ठीक है। अभी हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है कि देश में सिर्फ एक उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया। फिर 1800 में मद्रास में बनाया। फिर 1823 में बम्बई में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। समझना पूरी कहानी। इसके बाद 1881 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम से उच्च न्यायालयों का सृजन किया जाने लगा और उच्चतम न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब यहीं से क्या हुआ, ये जो 1881 का अधिनियम आया, इसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को बनाना समाप्त कर दिया गया। यहाँ उच्च न्यायालयों का सृजन करना चालू कर दिया, यानी हाई कोर्ट का सृजन चालू कर दिया गया। अब क्या था, फिर 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसमें भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई और नई दिल्ली में इसकी स्थापना भी की गई। तो 1950 में भारत के जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के तहत नई दिल्ली में की गई। गठन कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। तो अब आपसे कोई ये पूछे कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 किसके द्वारा हुई, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
लेकिन जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो कहाँ बना था, तो 1773 में कलकत्ता में बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में बनाया गया था उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बाद में 1881 का कानून आया जिसके तहत इसको समाप्त करके जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये इसका इतिहास था, ये आपने अच्छे से इसको समझा। आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। ये हमने इतिहास समझा, अब हम लोग समझते हैं कि भारत में जो इसकी प्रणाली है, भारत में इसकी संरचना है, वो किस तरीके से काम करती है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो भारत में देखो ये एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का ये मतलब होता है कि इस तरीके से एक शंक्वाकार आकार है कि नहीं, सबसे ऊपर होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके नीचे मुंसिफ न्यायालय, फिर गांव की जो पंचायत होती है पंचायत। इस तरीके से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। समझ में बात आपके आ रही होगी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो होगा, ठीक है, वो होगा सुप्रीम कोर्ट। उसका जो निर्णय होगा उस निर्णय को कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते, उस निर्णय के खिलाफ आप कहीं जा नहीं सकते हो। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर बना रखा है, ये एकीकृत न्यायपालिका होती है। ठीक है, इस तरीके से सबसे ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ये भारत में सिर्फ एक है और स्थित कहाँ है, दिल्ली में। किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको बनाया गया था। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना करी गई। कहाँ की गई, तो नई दिल्ली में सर इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे की गई, तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। ठीक, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। इतनी बात हमारे समझ में आ रही है। इसके नीचे ये तो भाई हो गया कि सभी राज्यों के ऊपर है, एक नई दिल्ली में बना है। अब क्या है, हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट होता है जो हर एक राज्य में होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी हमारे हैं कि एक राज्य, जैसे आप मान लो कलकत्ता है, तो कलकत्ता 2-3 राज्यों का न्यायालय है। वहाँ 2-3 राज्यों की कार्यवाही कलकत्ता में की जाती है। बात समझ गए होंगे। तो सभी राज्यों के लिए एक न्यायालय है, लेकिन एक राज्य कई राज्यों का भी न्यायालय हो सकता है। तो कुल मिला के हाई कोर्ट होंगे। तो इस समय इनकी संख्या कितनी है, 25 है। फिर इसके नीचे आ जाता है राज्य के बाद जिला आ जाता है। तो जिले में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय, और जिले में एक होता है। जैसे राज्य में एक, फिर जिले में एक होता है प्रत्येक। जैसे यूपी है, ठीक है, अब यूपी है, अब यूपी में जिले हैं। ठीक है, तो जिले के हिसाब से इनको बांटा जाता है। तो जिले में क्या है, तो जिले में एक होता है न्यायालय। ठीक है, अब इसमें जिला एवं सत्र न्यायालय इसको कहा जाता है। तो जिला और सत्र न्यायालय कहा जाता है। तो इसमें 2 तरीके की सुनवाई की जाती है। पहला होता है जिला न्यायालय, यानी कि यहाँ पे सिविल मैटर देखे जाते हैं, यानी दीवानी के मामले, और इसको देखता कौन है, तो जिला न्यायाधीश देखता है। जिला न्यायाधीश देखता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है इसको। दूसरा होता है सत्र, हमने यहाँ पे लिखा है ना, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। दूसरा होता है सत्र, सत्र का मतलब आपराधिक मामले देखे जाते हैं। और आपराधिक मामले कौन देखता है, जो सत्र न्यायाधीश होता है, यानी सेशन मजिस्ट्रेट होता है, वो इसको देखता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद आता है मुंसिफ न्याय, यानी कि जिले में ये में कई ये हो सकते हैं, न्याय पंचायत वाइज हो सकते हैं, ब्लॉक वाइज हो सकते हैं। इसके बाद आता है न्याय पंचायत, यानी गांव स्तर पर, यानी जो प्रधान और सरपंच होते हैं वो लोग इसका निर्णय निपटाते हैं। तो कहने का मतलब है, आपको जो सीरीज यहाँ पे पूछी जाती है वो सिर्फ 3 आपको याद रखना है। ठीक है, देश पे, फिर राज्य पे, फिर जिले पे। तो अगर अब आपसे कोई पूछे तो तुरंत बना देना कि देखिए पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर हमारा राज्य लेवल पे होता है, फिर हमारा पूरे देश पे होता है सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से हम लोग उसको चार्ट बना करके समझा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट 1 है, हाई कोर्ट 25 है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले के हिसाब से होता है। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अंतिम जो अपीलीय न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ तक कोई चीज़ें समझ में, आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं पूरा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को चार्ट से।
ये देख लीजिए बैच की डिटेल है। तो इस समय बैच चल रहा है होमगार्ड का, एसएससी जीडी का, कांस्टेबल का और यूपीएसआई का। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट डाटा आप लोगों को एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। डेमो के लिए आप जा करके ये नंबर दिया है, आप इसमें फाइल चेक कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से जा करके आप डेमो फाइल इसके देख लीजिए किस तरीके से नोट्स हैं। जैसा पढ़ाते हैं उसी तरीके का आपको नोट्स मिल जाता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है जीएस रिव्यू के नाम से, तो आप इसको डाउनलोड करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमने कहा था हम लोग इसको तुलनात्मक तौर पर पढ़ेंगे तो याद भी हम लोगों को जल्दी रहेगा। अब जैसे हमने आपको बताया क्या कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जब हम लोग तुलना के तौर पे पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये याद भी रहेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग इसका आधार भी बनाएंगे कि किस आधार पे इनको हमको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाएंगे वो भी हम आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहला है मुख्य बिंदु, यानी देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके फैसलों को आप कहीं चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट क्या होता है, किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है, राज्य में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, मुखिया की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं। इस समय जो 93वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। और राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जिले के राज्यों के हिसाब से होता है, तो यूपी में अजय नाथ राय हैं। ठीक है, उल्लेख तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 में है, जबकि हाई कोर्ट का उल्लेख भाग 6 में है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो इनका अनुच्छेद 124 से 147, यानी कि 124 और 147 के बीच में कितना है, 23 का अंतर है। ठीक है, प्लस 23 कर दोगे तो 147 हो जाता है। और इसका कितने में है, हाई कोर्ट का तो 214 से 231 के बीच में वर्णन है। न्यायाधीशों की संख्या अगर हम आपसे कह दें तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालयों की संख्या की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 1 है, वो भी नई दिल्ली में है, और राज्यों में ये कितनी है, 25 है। शपथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि राज्यों में यानी हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट कहाँ होते हैं, राज्य में होते हैं, तो हम इसलिए राज्य बोल रहे हैं, तो राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। त्यागपत्र, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि इनकी संख्या की बात करें, न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो देखिए हम लोग अभी की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में 2019 में जो बदलाव किए गए उसके बाद संख्या अभी तक 34 है, यानी जो आज की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी, ठीक है, 30 तारीख को, ठीक है, 31 तारीख को, तो आज की डेट पे इनकी संख्या 34 है। कितनी है, 34 है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर बात करें तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, 8, और यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 न्यायाधीश थे, तो टोटल संख्या इनकी 8 थी। लेकिन 1956 में इनकी संख्या थी कितनी, 11 हो गई, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 न्यायाधीश। 60 में इनकी संख्या हो गई 14, 86 में इनकी संख्या हो गई 26, और 1978 में इनकी संख्या हो गई थी 18, और 2008 में इनकी संख्या हो गई 31, और वही जाकर के 2019 में बाद में संख्या 3 और बढ़े थे, तो 34 इनकी संख्या हो गई थी। तो फाइनली आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत ये पड़ती है कि अगर न्यायाधीशों की संख्या की हम बात कर लें आपसे कि बताइए न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे सर जी वर्तमान में 34 हैं। ठीक है, वर्तमान में 34 हैं। 2018 में इनकी संख्या 31 थी। कितनी थी, 2018 में इनकी संख्या 31 थी। इतनी बात आपको याद रखनी, ये पूरा हमने आपको इतिहास बता दिया कैसे कैसे संख्या इनकी बढ़ी थी। अब अगर हाई कोर्ट की बात कर लें, हम लोग जब हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यूपी में 160 हैं। यूपी में न्यायाधीश कितने हैं, 160, जिनमें 76 स्थायी हैं और 84 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, या राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, ये राज्यों के हिसाब पे निर्भर करता है। तो हमने ये देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में और ये देखा हमने हाई कोर्ट के बारे में। एक बार इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना तो आपको अच्छे से चीज़ें तैयार भी हो जाएंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
इसी में। अब देखते हैं योग्यता क्या होगी इन दोनों की। तो सुप्रीम कोर्ट की में क्या योग्यता होगी और हाई कोर्ट की क्या योग्यता होगी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की योग्यता 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो व्यक्ति, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में वो प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, तब वो मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया हो। ठीक है, ये इसकी योग्यता है न्यायाधीश बनने की। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को हमने बताया। सेवानिवृत्त की आयु क्या है। सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष है, हाई कोर्ट की 62 वर्ष है। हटाने की प्रोसेस क्या है। तो महाभियोग प्रोसेस इसमें भी लगता है, महाभियोग इसमें भी लगता है। चुनाव प्रणाली कैसी होती है। तो कोलेजियम प्रणाली से इनका चुनाव होता है। कोलेजियम पद्धति क्या होती है हम बता रहे हैं अभी। ये आपने समझा, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप इतना पढ़ लोगे ना तो आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपसे दावा करते हैं। वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना, इसके बाद जाकर के आप कहीं से भी मॉडल पेपर लगाना, फिर आप हमसे कमेंट करके बताना कि नहीं सर क्वेश्चन इससे भी बाहर गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसीलिए हम इन चीज़ों को चाहते तो अलग अलग पढ़ा देते, लेकिन दोनों को तुलना पे पढ़ाने पे आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी कि सस्पेंस नहीं रहेगा। कि जैसे अगर उम्र की बात आएगी तो तुरंत हम अगर हाई कोर्ट का पूछेंगे तो बोल दोगे 62, सुप्रीम कोर्ट का 65। ठीक है, हटाने के प्रोसेस दोनों में महाभियोग। ठीक है, दोनों की यहाँ पे योग्यता अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से याद कर पाओगे। अब कोलेजियम प्रणाली हमने आपसे कहा कि क्या होती है, तो कोलेजियम प्रणाली को देख लो। यह प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करती है। 1993 में जो कोलेजियम प्रणाली में टोटल 5 मेंबर थे। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मुख्य न्यायाधीश, और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, ये एक तरीके के पैनल हुआ करता था जो डिसाइड करता था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और स्थानांतरण की ये सिफारिश करता था। बाद में 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। कोलेजियम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, यानी कि NJAC आया। ठीक है, इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। कितने? 6 सदस्य। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक विधि मंत्री और दूसरा 2 ख्याति लब्ध व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन क्या था कि इसे 2015 में निरस्त कर दिया गया और फिर से कोलेजियम प्रणाली को लागू कर दिया गया था। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये याद रखना है। कोलेजियम के कभी कभी मेंबर पूछता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हम लोग देखते चलते हैं। अभी हम लोग आर्टिकल भी देख लेंगे दोनों की। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट में अगर हम लोग बात कर लें कि भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जेकी सुंदास कानिया थे। 1950 से 51 तक ये रहे थे। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की थी, 1991 में बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी, 1989 में बनी थी। सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे, तो YB चंद्रचूड़ रहे थे, 2696 दिन, 2696 दिन तक रहे थे। सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे, तो कमल नारायण सिंह 17 दिन तक रहे थे। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो सूर्यकांत हैं, 53वें नंबर के हैं। तो इससे भी आपके सामने क्वेश्चन निकल के आया होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ठीक है, चलिए अब इनकी शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो शक्तियों को हम लोग आर्टिकल के ही हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों को ही हमने यहाँ पे अलग अलग उसी तरीके से जैसे हमने वहाँ पे डिफरेंस बताया था, इसी तरीके से इनकी हम लोग शक्तियाँ आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे उच्चतम न्यायालय भाग 5 में उल्लेख है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक है, अब यहाँ पे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भाग 6 में उल्लेखित है 214 से 231 तक। स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 224 क्या कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था सरकार करेगी और
उच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद 216 के तहत है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत है। न्यूनतम अर्हता क्या है तो अनुच्छेद 124 में सम्मिलित की गई है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 217 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए न्यूनतम तथा अर्हता नियुक्ति तथा अर्हता क्या होगी। हमने आपको ऊपर बताया कि इनकी योग्यता क्या होगी, उम्र कितनी होगी, कब ये रिटायरमेंट होगी, इन सब की चर्चा यहाँ पे की गई है। अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट के वेतन के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात 221 करता है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में। स्थानांतरण के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के तहत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल आपको बताता है। अगला हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। जैसे अनुच्छेद 126 ये सुप्रीम कोर्ट में बताता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, जबकि अनुच्छेद 223 बताता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीश के बारे में अगर बात कर ले अन्य न्यायाधीश तो 127 बताता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होगी, जबकि 224 कहता है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 के तहत की जाएगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात कर लें तो अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि अनुच्छेद 224 का क्या कहता है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। ये जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो ये दोनों को हमने इसलिए लिखा है, उनका काम सेम है। जैसे आपको बता दें इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 225 में, लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 131 में। अंतर पढ़ना है, इस तरीके से आप लोगों को ये आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। अब जैसे रिट की बात करें तो अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन करता है, जबकि अनुच्छेद 226 कुछ रिट याचिका जारी करने की न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताता है। शक्तियां 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 231 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये हमने आपको ऊपर बताया भी था कि उच्चतम न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही जगह पे हो सकते हैं। अब भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 226 के तहत मौलिक अधिकारों के रक्षण और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ये रिट से क्वेश्चन आता है तो सुप्रीम कोर्ट कितने में तो सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार की रिट कौन सी होती हैं ये आप देख लीजिए। जैसे पहली है बंदी प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। अब यह रिट किसी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है। अगला है परमादेश, हम आदेश देते हैं, यानी यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी की जाती है। प्रतिषेध क्या है, यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। उत्प्रेषण क्या है तो यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द करने या मामले को ऊपर उठाने के लिए जारी की जाती है यदि उसने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो तो। आपको बता दें आप लोग जितने लोग बैच को नहीं लिए हैं परेशान ना हो, इसी तरीके से इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। निश्चिंत होकर के आप लोग इसी तरीके से इसका नोट्स बना लेना। बाकी लोगों के लिए ये फाइल्स हम अपडेट करवा देंगे, ठीक है, वरना आप उससे पढ़ लेना। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप लोग जो नंबर दिया है उस पर कमेंट डालिएगा तो हम फाइल को अपडेट करवा देंगे। अगला है अधिकार परीक्षा, यह रिट किसी व्यक्ति से पूछती है कि किस अधिकारी से सार्वजनिक पद पर बैठा है ताकि सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अतिक्रमण को रोका जा सके। तो ये पूरा एक सेशन था जो हमने आप लोगों को तुलना के तौर पे चीज़ें
पढ़ाने का प्रयास किया है। शायद आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को कवर करेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से ये तैयार भी हो जाएगा। बहुत अच्छा सेशन है, इसको अच्छे से आप लोग 1-2 बार देख ज़रूर लीजिएगा। पूरा तुलना के तौर पे हमने इन चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिएगा, सर इस टॉपिक पे आप हमें वीडियो बनाइए, हम आप लोगों को वीडियो क्लास उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।